हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन क्या है? देखिए, डेल्टा फंक्शन का यूज़ तो हम लोग अपना स्टडी में करते ही हैं। बाकी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हम लोग हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो फील्ड या अपना फिजिक्स का फील्ड हो। फिजिक्स में आपका क्वांटम मैकेनिक्स हो गया या आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया या स्टैटिकल मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट होता है, वहाँ पे भी हम लोग इसका खूब यूज़ करते हैं। पहले इसको इतना पढ़ने के साथ साथ भी नेचर में खूब बढ़िया से ये आपका एक ऐसा फंक्शन है जो कि नेचर में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दिखाता है। जैसे एक मैं ऐसा सोचूं कि मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, रॉड को हम गर्म करेंगे। ये रॉड को अगर हम गर्म करते हैं, ये रॉड है, इसको आग लगा के हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये आग लगा के मैंने गर्म कर दिया इसको, तो गर्म करेंगे तो इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होने लगता है। अगर कोई भी मटेरियल को गर्म करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत तरह की फ्रीक्वेंसीज वाली वेव होती हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। ये सारी अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसलिए उनका नाम अलग अलग पड़ा। विजिबल की अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम ये देखेंगे कि इसको गर्म करने से कौन सी वाली वेव है, रेडियो की, माइक्रो की, इंफ्रारेड की, विजिबल की, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, कौन सी रेडिएशन ज्यादा अमाउंट में इमिट करती है, ज्यादा मात्रा में इमिट करती है, तो उनका एक खास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो चीज को अगर आप हम लोग प्लॉट करते हैं तो उसका प्लॉट कुछ ऐसा दिखता है। ये किसी खास टेम्परेचर पे, अगर T कांस्टेंट है, T को मैंने फिक्स कर दिया है। अभी लोहा को मैंने गर्म किया था, कुछ टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं कि 400 केल्विन होगा। तो इस टेम्परेचर पे इससे निकलने वाले रेडिएशन जो भी होंगे, उनमें सभी रेडिएशन में से कोई एक खास फ्रीक्वेंसी वाला ज्यादा अमाउंट में इमिट हो रहा होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यहां पे मैंने लिख दिया न्यू। ये न्यू एक्सिस है। ये अमाउंट, कितने अमाउंट में रेडिएशन इमिट हो रहे थे, इस फ्रीक्वेंसी वाले ज्यादा अमाउंट में रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। कम फ्रीक्वेंसी वालों की जो मात्रा है, जो निकल रहे हैं इसमें से, वो कम निकल रहे हैं। हायर फ्रीक्वेंसीज वाले भी बहुत कम मात्रा में इमिट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेडिएशन हो रहा है कोई भी मटेरियल को गर्म करने से, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये हो सकता है प्लॉट थोड़ा और चेंज हो जाए। ठीक है, प्लॉट और थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हायर टेम्परेचर पे ये T1 था, मान लेते हैं ये T2 टेम्परेचर पे, तो T2 टेम्परेचर पे ये वाला ग्राफ है। अगर हमने 800 केल्विन कर दिया इसको गर्म, तो अब की बार अलग फ्रीक्वेंसी वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ज्यादा अमाउंट में निकलने लगेंगे। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम होता है। तो हमने ये सीखा कि ऐसा एक कुछ ग्राफ ऐसा हमें दिख रहा है। इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, अभी थोड़ा देर में सीखेंगे हम लोग। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप ये जानना चाहते हैं कि इस इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कितना अमाउंट मनी रखते हैं, उनका ग्राफ के बारे में आप सोचना चाहते हैं। तो अगर उसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे आप, तो उसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखेगा। इस ग्राफ में है अमाउंट, रुपया, इधर है लोगों की संख्या। जैसे यहां कितना अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हो रहा था वो वाई एक्सिस था, यहां पे हमने वाई एक्सिस में लोगों की संख्या को रखा है, कितने लोग हैं जो। तो ये रुपया का एक्सिस है, इधर कुछ नंबर होगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ज्यादा है। तो इस ग्राफ को पढ़ने से देखिए आपको पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा रुपया रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ग्राफ में, यहां पे ग्राफ पढ़ने जानना चाहिए आपको। ग्राफ ऐसे पढ़ते हैं कि यहां पे जो पॉइंट है, इसके सामने एक्स एक्सिस पे कितना रुपया है, बहुत ज्यादा रुपया है, कुछ भी होगा, मान लेते हैं 1 करोड़ है। ये 1 करोड़ रुपया रखने वाले लोगों की संख्या कितनी है? बहुत कम है।
थोड़ा और कम रुपया रखने वाले लोगों की संख्या थोड़ा ज्यादा है। एक ऐसा टाइम आ रहा है कि इस अमाउंट तक ये जो है पॉइंट ये कुछ होगा, मान लेते हैं कि 4 लाख है, 4 लाख रुपया रखने वालों की संख्या इस भारत में, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन 4 लाख से कम रखने वाले लोगों की संख्या भी कम है, और उससे भी कम माइनस बता रहा है कि उधारी वाले लोग हैं ये सब। तो सब तरह के लोग हैं, मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं उनका वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, कितने लोगों के पास कितना अमाउंट है, अगर उसको हम प्लॉट करेंगे तो उसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखेगा। इसका मतलब ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि नेचर भी इसको फॉलो करता है। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, इसको नेचर भी फॉलो करती है। आप कोई भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करके देखिए, आपके क्लास में पढ़ रहे होंगे, वहां पे लोगों का हाइट आप नापिए और उसको प्लॉट कीजिए कि इतना मीटर वाले लोगों की संख्या कितनी है, इतना मीटर वाले लोगों की संख्या कितनी है, इतना मीटर वाले, तो उनका भी ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। नेचर भी इसको फॉलो करती है। इसको हम लोग बोलते हैं बेल कर्व। इसको क्या बोलते हैं? बेल कर्व। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, बेल कर्व मतलब घंटा, घंटा जैसा बन रहा है ये घंटा। इसका दूसरा नाम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इस कर्व को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए, फंक्शन कैसे लिखा जाए, वो अभी हम लिख के दिखाते हैं। ठीक है, बने रहिए आप। फंक्शन लिख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई सिग्मा टाइम्स 2 पाई ई पावर माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। जो अभी हमने प्लॉट किया था उसको अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो इस तरह का फंक्शन होता है। फिर से मैं यहां पे प्लॉट कर देता हूं। ये x है, ये fx है, इसको प्लॉट करेंगे, ऐसा कुछ बनेगा। ये मेरा x इक्वल टू एक्स नॉट है और ये मेरा मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट यहां पे वैल्यू हम लोग देखेंगे तो वो हमें दिखेगा 1 बाई सिग्मा टाइम्स अंडर रूट 2 पाई। एक एक करके और समझने की कोशिश करते हैं कि इस टर्म में क्या क्या चीज है। जैसे इसमें हम लोग एक्स नॉट को कहते हैं मीन, इसको कहते हैं मीन, और इसमें जो सिग्मा है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा को बोलते हैं, याद रहे सिग्मा स्क्वायर नहीं, सिग्मा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब बहुत सारे लोग हैं, सबके पास अपना अपना वेल्थ है, तो उनका कुछ एवरेज होगा ना, मीन होगा ना। मीन ज्यादा लोगों के पास जितना अमाउंट है उसी को मीन बोलते हैं। ज्यादा लोगों के पास, अमीर लोगों का जो अमाउंट होगा वो तो मीन हो नहीं सकता क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम होती है, गरीब लोगों की संख्या कम है। तो मीन जो है, गरीब भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मीन मतलब कि वैसे लोगों की संख्या जो कि ज्यादा हो और जितना अमाउंट रखते हो, तो ये है एक्स, ये मीन हम लोग बोलते हैं इसको। कभी कभी हम लोग इसको एक्स नॉट भी लिखेंगे, कभी कभी म्यू भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एक चीज इस फंक्शन में ध्यान आप देंगे कि अगर मैं एक्स नॉट को 0 कर दूं तो इसका जो ग्राफ है 4x इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू मैं 0 कर दूं, अगर 0 कर दूं तो ये सेम ग्राफ रहेगा, लेकिन ये शिफ्ट हो जाएगा x इक्वल टू 0 के अगल बगल। इसका जो ग्राफ बनेगा वो x इक्वल टू 0 के अगल बगल शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
क्योंकि मैंने एक्स नॉट को 0 कर दिया, इधर हो गया। तो एक्स नॉट को बदलने से और कुछ नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन वो शिफ्ट होगा लेफ्ट या राइट। एक्स को हम कहां ले जा रहे हैं, एक्स नॉट को कहां ले जा रहे हैं। अब सवाल है सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि इसके मीन से कितना डेविएटेड है वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। अब ये नापेंगे कहां से, तो इसके आधा से, हाइट के आधा से। अगर ये पूरे हाइट है और यहां पे हमारी वैल्यू 1/सिग्मा इंटू 2 है, तो इसके आधा से नापते हैं कि कितनी वैल्यू डेविएट हो रही है, ये मेरा सिग्मा होता है। इसलिए इसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, FWHM भी कहते हैं इसको हम लोग। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ में। इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व अगर हम खोजने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। एरिया अंडर कर्व हम लोग जानते हैं कि एरिया अंडर कर्व किसी भी फंक्शन का ये होता है। इसमें लिमिट कहां से लेंगे, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये रहा माइनस इनफाइनाइट और ये रहा प्लस इनफाइनाइट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहां पे वैल्यू रख के, तो हमें क्या मिलने वाला है, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये सबको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलने वाला है 1। तो क्या मिलने वाला है, 1। ये इंटीग्रेशन होता है, स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, हम लोग कभी और करेंगे, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट करने से इतना मिलता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि इतना इंटीग्रेशन मिलेगा इसका। अगर मैं इस फंक्शन में, इस फंक्शन को आप ध्यान से देखिए, इस फंक्शन में सिग्मा को मैं वेरी करूं, सिग्मा को हम लोग को वेरी करना है, बदलना है, सिग्मा को बदलिए, वेरी करिए। ठीक है, इसको बदलिए आप। सिग्मा को हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, सिग्मा को छोटा करते हैं। तो सिग्मा को छोटा करने से ये ऐसे सिकुड़ जाएगा, और चूंकि ये नंबर सामने है तो डिनोमिनेटर को हम छोटा करेंगे तो ये मेरी हाइट बढ़ जाएगी। सिग्मा को छोटा करने से जो मेरा ग्राफ है कुछ ऐसा बनने लगेगा। ये कोई और सिग्मा है, अब की बार सिग्मा को थोड़ा करेंगे छोटा, ऐसे, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनने लगेगा। इसका सिग्मा मान लीजिए सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा मान लीजिए सिग्मा 2 है, तो यहां पे सिग्मा 2 छोटा है सिग्मा 1 से, इसलिए ये जो हाइट है, जिसका छोटा है उसका हाइट बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि सिग्मा को एकदम टेंस टू 0 करेंगे, सिग्मा को एकदम 0 कर देंगे, तो क्या मेरा ग्राफ बन जाएगा ऐसा। सिग्मा को बहुत छोटा करेंगे। एक चीज और भी याद रखिएगा, ये जो एरिया है, एरिया तो 1 आ रहा है, सिग्मा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मींस सिग्मा को हम घटाएं या बढ़ाएं, एरिया मेरा 1 ही रहने वाला है। थोड़ा सा और इसमें हम क्लियर कर लेते हैं, यहां पे साफ कर लेते हैं, फिर और समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम सिग्मा को घटाएंगे तो ये नंबर बढ़ने वाला है, मींस ये नंबर तो हाइट है, ये नंबर तो ग्राफ में हाइट है, हाइट बढ़ने वाला है। तो अगर फंक्शन में सिग्मा को टेंस टू 0 कर देंगे, ठीक है, फंक्शन में सिग्मा को टेंस टू 0 करेंगे तो क्या होने वाला है, ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब की बार ग्राफ कुछ ऐसा खूब बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट तक, एकदम इनफाइनाइट तक ऐसा। यहां भी चिपका हुआ रहेगा, ये हम समझने के लिए ऐसा बना दिए, ये x इक्वल टू एक्स नॉट पे ऐसा होगा। फिर भी एरिया इसका 1 है, इसका एरिया 1 है। तो ऐसा फंक्शन सिग्मा को 0 करने से इसका वैल्यू 0 मिल रहा है। कब, जब हम x को x नॉट नहीं
देख रहे हैं तब देखिए एक्स नॉट पे इनफाइनाइट है, एक्स नॉट पे इनफाइनाइट है, x इक्वल टू एक्स नॉट पे इनफाइनाइट है वैल्यू, लेकिन जब x इक्वल टू एक्स नॉट नहीं है तो देखिए 0 0 0 0 सब जगह 0 है, सब जगह 0 एक्सेप्ट x इक्वल टू एक्स नॉट पे ये इनफाइनाइट है। और साथ ही ये दोनों होने के साथ ही जो एरिया है वो तो 1 ही है, वो तो 1 ही है, इसका वैल्यू 1 है। तो ऐसा कोई फंक्शन जिसका वैल्यू 0 हो जाए उस पॉइंट पे और बाकी पॉइंट पे 0 हो जाए लेकिन एरिया अंडर कर्व 1 हो जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा फंक्शन, इसी को डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। और डेल्टा फंक्शन का नोटेशन मेरा हो जाता है डेल्टा इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये मेरा जो फंक्शन बनता है ये डेल्टा फंक्शन होता है। और डेल्टा फंक्शन का खासियत क्या है कि डेल्टा फंक्शन के एरिया अंडर कर्व 1 रहेगा और x इक्वल टू एक्स नॉट पे 0, x इक्वल टू एक्स नॉट पे इनफाइनाइट वैल्यू, और x इक्वल टू एक्स नॉट नहीं है, x इक्वल टू एक्स नॉट छोड़ के कहीं भी सब जगह 0 है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा फंक्शन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का स्पेशल केस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का स्पेशल केस है। ये रहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें हम क्या किए कि सिग्मा को टेंस टू 0 किए तो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है गॉसियन कर्व वो किस चीज में बदल गया, वो डेल्टा फंक्शन में बदल गया। ठीक है, तो मेरा डेल्टा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा फंक्शन, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे और जहां ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो हमें यह जानना है कि इसका वैल्यू या तो 0 है या तो इनफाइनाइट है। 0 कब है, जब x इक्वल टू एक्स नॉट नहीं है तब। अब इनफाइनाइट कब है, जब x इक्वल टू एक्स नॉट है। इसके साथ ही अगर इसको प्लॉट करके एरिया अंडर कर्व खोजेंगे, इसका मतलब इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अगर हम लोग करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू 1 आने वाली है, ये आना चाहिए। ये तीनों केस को फॉलो करना चाहिए तभी वो फंक्शन मेरा डेल्टा फंक्शन होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो ये रहा डेल्टा फंक्शन और इससे रिलेटेड बाकी की कहानी और भी इंटीग्रेशन में कहां पे यूज होगा, थीटा फंक्शन क्या होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो आज हमें ये सीखने को मिला कि डेल्टा फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि इस फंक्शन को एक गॉसियन फंक्शन के स्पेशल केस के रूप में यूज करते हैं तो मुझे डेल्टा फंक्शन मिलता है। और गॉसियन फंक्शन तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ही, नेचर भी इसको फॉलो करता है और भी हम लोग फिजिक्स में बहुत जगह पे इस फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम कभी। थैंक यू।